जय श्री कृष्ण। गीताधाम गुरुकुल ऑनलाइन क्लासेज में आज हम कक्षा नवम का विषय हिंदी, पुस्तक का नाम है क्षितिज भाग 1, जिसका हम गद्यांश का पाठ पढ़ रहे थे, जिसमें दूसरा अध्याय है लहसा की ओर। लहसा भूटान की राजधानी है और राहुल संक्रांत इसके लेखक हैं। हमने इस पाठ का लेखक परिचय और पाठ परिचय का अध्ययन किया था। उसके साथ ही हमने इसमें यह भी अध्ययन किया था कि किस तरह से लेखक भिखमंगों के या भिखारी के रूप में वहाँ गया था और किस तरह से वहाँ पर उन्होंने जो अपनी जान पहचान वाले के वहाँ रुका और किस तरह से नेपाल के लोगों, वहाँ भूटान के लोगों का है जो उस समय व्यवहार था। अब हम उससे आगे पढ़ेंगे। अब हमें सबसे विकट डांडा थोडला पार करना था। डांडे तिब्बत के सबसे खतरे की जगह हैं। 16-17 हज़ार फीट की ऊंचाई में होने के कारण दोनों तरफ मीलों तक कोई गांव गिराव नहीं होते हैं। नदियों के मोड़ और पहाड़ों के कोने के कारण बहुत दूर तक आदमी को देखा नहीं जा सकता था। डाकुओं के लिए यही सबसे अच्छी जगह है। तिब्बत में गांव में आकर खून हो जाए तब तो खूनी को सज़ा मिल सकती है, लेकिन इन निर्जन स्थानों में मारे हुए आदमियों के लिए कोई परवाह नहीं करता था। सरकार, खुफिया विभाग और पुलिस पर उतना खर्च नहीं कर पाती और वहाँ गवाह भी तो कोई नहीं मिल सकता। डकैत पहले आदमी को मार डालते हैं, उसके बाद देखते हैं कि कुछ पैसा है या नहीं। हथियार का कानून न रहने के कारण यहाँ लाठी की तरह लोग पिस्तौल बंदूक लिए फिरते हैं। डाकू यदि जान से न मारे तो खुद उसे अपने प्राणों का खतरा है। गांव में हमें मालूम हुआ कि पिछले ही साल थोड़ला के पास खून हो गया। शायद खून की हम उतनी परवाह नहीं करते क्योंकि हम भिखमंगे थे और जहाँ कहीं वैसी सूरत देखते टोपी उतार जीभ निकाल कुच्ची कुच्ची 1 पैसा यानी दया करके 1 पैसा कहते भीख मांगने लगते। लेकिन पहाड़ की ऊंची चढ़ाई थी, पीठ पर सामान लाद कर कैसे चलते और अगला पड़ाव 16-17 मील से कम नहीं था। मैंने सुमति से कहा कि यहाँ से लड़कोर तक के लिए 2 घोड़े कर लो, सामान भी रख लेंगे और चढ़े चलेंगे। लेके कहता है कि जब हम तिब्बत के उन दुर्गम पहाड़ियों से जा रहे थे तो वहाँ पर रंगदारी के लिए रास्ते में डाकू मिलते थे जो पहले व्यक्ति को मारते और फिर उनसे लूटपाट करते। तो वो कहते हमें उसका डर नहीं था क्योंकि हम तो भिखमंगों के वेश में थे। जब भी कोई मिलता तो हम उनको उसी भाषा में कुची 1 पैसा यानी दया करके 1 पैसा दो, इस तरह से वो कह रहा था हम बच जाएंगे। दूसरे दिन हम घोड़ों पर सवार होकर ऊपर की ओर चले। डांडे से पहले एक जगह चाय पी। दोपहर के वक्त घोड़े के ऊपर जा पहुँचे। हम समुद्र तल से 17-18 हज़ार फीट ऊंचे खड़े थे। हमारी दक्षिण तरफ से पूर्व से पश्चिम की ओर हिमालय के हजारों श्वेत शिखर चले थे। भीटे की ओर दिखने वाले पहाड़ बिल्कुल नंगे थे, न वहाँ बर्फ की सफ़ेदी न किसी तरह की हरियाली। उत्तर की तरफ बहुत कम बर्फ वाली चोटियाँ दिखाई पड़ती थी। सर्वोच्च स्थान पर डांडे के देवता का स्थान था, यानी सबसे ऊंचे पर, जो पत्थरों के ढेर, जानवरों के सींगों, रंग बिरंगे कपड़े की झंडियों से सजाया हुआ था। वहाँ पर एक देवताओं का स्थान भी था जो उनकी अपनी संस्कृति के अनुसार सजाया हुआ था। अब हमें बराबर उतराई पर चलना था, यानी पहाड़ की दूसरी तरफ उतरना था। चढ़ाई तो कुछ दूर थोड़ी मुश्किल थी, लेकिन उतराई बिल्कुल नहीं। शायद 2-1 और सवार साथी हमारे साथ चल रहे थे। मेरा घोड़ा कुछ धीमे चल रहा था। मैं समझा कि चढ़ाई की वजह से थकावट के कारण ऐसा कर रहा है और उसे मारना नहीं चाहता था। धीरे धीरे वह बहुत पिछड़ गया और मैं दौकनिस्तो की तरफ अपने घोड़े पर झूमता
चला जा रहा था। जान नहीं पड़ रहा था कि घोड़ा आगे जा रहा है या पीछे। जब मैं जोर देने लगता तो वह और सुस्त पड़ जाता। एक जगह 2 रास्ते फूट रहे थे। लेकिन कह रहा है कि मेरा घोड़ा बाकी टोले के घोड़ों से धीरे चल रहा था और मैं धीरे धीरे पिछड़ता गया। एक जगह ऐसा आया था कि जहाँ 2 रास्ते फूट रहे थे और मेरे आगे वाले दल पूरा आगे निकल गया। पता नहीं चल रहा था कि कौन से रास्ते जाऊं। मैं बाएं रास्ते ले मील 1.5 में चला। आगे एक घर में पूछने से पता चला कि लड़कोर का रास्ता दाहिने वाला था। फिर लौटकर उसी को पकड़ा। 4-5 बजे के करीब मैं गांव से मील भर था तो सुमति इंतज़ार करते मिले। मंगोलों का मुंह वैसे ही लाल होता है और अब तो वह पूरे गुस्से में था। अब वो कहता है कि जब मैं गलत रास्ते गया और वहाँ से घूमकर वापस आया तो मैं लेट हो गया। तो सुमति जो तिब्बती था वो गांव से पहले मेरा इंतज़ार करता मिला। मजाक में उसने कहा कि मंगोल प्रजाति के लोगों का वैसे ही मुंह लाल होता है और सुमति गुस्से के कारण और ज़्यादा लाल हो रहा था। उन्होंने कहा, मैंने 2 टोकरी कंडे फूंक डाले। 3-3 बार चाय को गर्म किया। मैंने बहुत नरमी से जवाब दिया, लेकिन मेरा कसूर नहीं मित्र। देख नहीं रहे हो कैसा घोड़ा मुझे मिला है। मैं तो रात पहुंचने की उम्मीद करता था। खैर, सुमति को जितना जल्दी गुस्सा आता है उतनी ही जल्दी वह ठंडा भी हो जाता है। लड़खोर में एक अच्छी जगह पर हम ठहरे। यहाँ भी उन्होंने अच्छे यजमान थे। पहले चाय सत्तू खाया। रात को गर्मा गर्म थुक्पा मिला। इस तरह से वो सुमति के एक यजमान के वहाँ ठहरे और उस तरह उन्होंने धीरे धीरे उसको सुमति को यजमान के वहाँ चाय नाश्ता और खाना खाया। अब हम तिडरी के विशाल मैदान में थे जो पहाड़ों से घिरा टापू सा मालूम होता, जिसमें दूर तक छोटी सी पहाड़ी मैदान के भीतर दिखाई पड़ती। मैं उसी पहाड़ी का नाम तिडरी समाधि गिरी है। आसपास के गांवों में भी सुमित के कितने ही यजमान थे। कपड़ों की पतली पतली चीरी बत्तियों से गंडे यानी ताबीज ख़त्म नहीं हो सकते थे, क्योंकि बोध गया से लाए कपड़े के ख़त्म हो जाने पर किसी कपड़े से बोध गया का गंडा बना लेते थे। वह अपने यजमानों के पास जाना चाहते थे। मैंने सोचा तो वह हफ्ता भर इधर उधर ही लगा देंगे। मैंने उनसे कहा कि जिस गांव में ठहरना हो उसे भले ही गंडे बांट दो, मगर आसपास के गांव में मत जाओ। इसके लिए मैं तुम्हें लासा पहुंचकर रुपए दे दूंगा। सुमति ने स्वीकार कर लिया। दूसरे दिन हमें भरिया ढूंढने की कोशिश की। भरिया यानी भार ढोने वाला, लेकिन कोई न मिला। सवेरे ही चल दिए होते तो अच्छा, लेकिन अब 10-11 बजे की तेज़ धूप में चलना पड़ रहा है। तिब्बत की धूप भी बहुत कड़ी मालूम होती हैं। यद्यपि थोड़े से भी मोटे कपड़े सिर से ढांक ले तो गर्मी ख़त्म हो जाती है। आप 2 बजे सूरज की ओर मुंह करके चल रहे हैं। ललाट धूप से जल रहा है और पीछे का कंधा बर्फ़ हो रहा है गर्मी से और भार की वजह से। फिर हम पीठ पर अपनी चीज़ें लादी, डंडा हाथ में लिया और चल पड़े। यद्यपि सुमति के परिचय तिहड़ी में भी थे, लेकिन वह एक और यजमान से मिलना चाहते थे। इसलिए आदमी मिलने का बहाना कर सेकर विहार की ओर चलने के लिए कहा। तिब्बत की ज़मीन बहुत अधिक छोटे छोटे जमींदारों में बटी है। इन जागीरों का बहुत ज़्यादा हिस्सा मठों यानी विहारों बौद्ध मठों के हाथ में है। उनका प्रबंध बौद्ध मठों के हाथ में है। अपनी अपनी जागीरें में हर एक जागीरदार कुछ खेती खुद भी करता है, जिसके लिए मजदूर बेगार में मिल जाते हैं। खेती का इंतजाम देखने के लिए वहाँ कोई भिक्षु भेजा जाता है, जो जागीर के आदमियों के लिए राजा से कम नहीं होता है। शेखर की खेती के मुखिया भिक्षु नम से बड़े भद्र पुरुष थे। वह बहुत प्रेम से हमें मिले। हालांकि उस वक्त मेरा भेष ऐसा नहीं था कि उन्हें कुछ भी ख्याल करना चाहिए था। यहाँ एक अच्छा मंदिर था जिसमें कंजूर
बुद्ध वचन अनुवाद की हस्तलिखित 103 किताबें, पोथियाँ यानी किताबें रखी थी। मेरा आसन भी वहीं लगा। वह बड़े मोटे कागज़ पर अच्छे अक्षरों में लिखी हुई थी। एक एक पोथी 15-15 शेर यानी किलो से कम नहीं थी। सुमति ने फिर आसपास अपने यजमानों से के पास जाने के बारे में पूछा। मैं अब पुस्तकों के भीतर था। पुस्तकों के भीतर का अर्थ होता है लेखक पुस्तकें पढ़ने में मग्न हो गया, इसलिए मैंने उन्हें जाने के लिए कह दिया। दूसरे दिन वह गए। मैंने समझा कि था ये 2-3 दिन हो गए होंगे, लेकिन वह उसी दिन दोपहर बाद चले आए। तिडरी गांव बहुत से दूर नहीं था। हमने अपना सामान लादा, सामान पीठ पर उठाया और भिक्षु नमसे से विदाई लेकर चल पड़े। लेकर कहता है कि हम वहाँ तिब्बत के गांवों में गए और इस तरह से हम अपने हैं जो सुमति के यजमानों के गांव होते हुए बौद्ध की संस्कृति का आनंद लेते हुए चले। और वो कहते हैं एक जगह वहाँ बौद्ध भिक्षु नम्दे के हमारा आतिथ्य किया और वहाँ हमने पुस्तकें, उनका एक बौद्ध संग्रह था साहित्य, वो पढ़ा। इस तरह से उसने अपना यात्रा मंतन लिखा। कल हम इसके शब्दार्थ और अन्य प्रश्नोत्तर करेंगे। धन्यवाद।